एक ऐसा सच जो पेप्सी दुनिया से छुपा रही है और बताना नहीं I am चाहती। sorry, बाबू। ये तो अब सब लोगों को पता है कि पेप्सी कोका कोला की कॉपी है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और पेप्सी ने 3 बार अपनी कंपनी कोका कोला को बेचने की भी कोशिश की है, मगर कोक ने उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे मुझे मेरी क्रश ने। कुछ भी बहरहाल पेप्सी कंपनी हालात का सामना करती रही और 2 बार डिफॉल्ट भी हो गई। खैर ये तो बात थी 1931 की। अब तो कहानी कुछ और ही है। अब पेप्सी सालाना $80 बिलियन कमाती है, यानी कोक से डबल। मगर कैसे, इसे जानने के लिए समझते हैं पेप्सी का बिजनेस मॉडल। तो पेप्सी ने मार्केट को समझकर फूड और स्नैक्स के बिजनेस में एंट्री की। ये जितने भी बड़े ब्रांड आप जानते हैं ये सब पेप्सी ओन करती है, लाइक लेज, माउंटेन ड्यू और भी बहुत कुछ। पर फिर भी ये यही नहीं रुके, अभी और सुनो। पेप्सी पिज्जा हट और KFC जैसी फास्ट फूड चेन्स खरीदने में भी लग गया। पर हाथ तो तब हुई जब ये नेवी वारशिप खरीदने पर उतर आए। अब ऐसा लग रहा था कि पेप्सी कोक को कह रही हो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो समझते हैं पेप्सी ने कैसे फायर मूड ऑन किया और कैसे बैंकरप्सी से बनी वर्ल्ड डोमिनेशन। वेलकम टू द इनसेन हिस्ट्री ऑफ पेप्सी। हमारे लिए आपका टाइम वैल्यूएबल नहीं है, अगर आपके लिए है तो आप चैप्टर वाइज भी मूव कर सकते हैं। बहरहाल क्या फर्क पड़ता है। हाउ पेप्सी बिगिन। तो कहानी शुरू होती है इस अजीम हस्ती से जिनका नाम कैल्ब डी, आगे आप खुद पढ़ लें, जो 1867 में नॉर्थ कोलोना के एक छोटे से फार्मिंग टाउन में पैदा हुए। इसका बाप दिहाड़ीदार मजदूर था, लेकिन इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। बैकग्राउंड स्ट्रांग होने की वजह से ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कोलोना से डॉक्टर की डिग्री कर रहे थे। अब घर के हालात बेहतर होने की बजाय बदतर हो रहे थे, तो ये अपने टाउन वापस आ गया। अब वहाँ कोई और डॉक्टर तो था नहीं, तो ये वहाँ अपना चूरन बेचने लग गया। अब इतने में काम नहीं चल रहा था तो इसने टीचिंग भी शुरू कर दी। अब दुनिया हैरान थी कि एक आदमी हर एक स्किल में कैसे परफेक्ट हो सकता है। खैर ये लगा रहा और इसने पैसे जमा किए और वापस चला गया अपनी डिग्री कंप्लीट करने। लेकिन वहां जाकर उसने सोचा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तो इसने डिसाइड किया फार्मासिस्ट की डिग्री करने का। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साल 1892 25 साल की उम्र में इसने डिग्री कंप्लीट की और न्यूबर्न नॉर्थ कोलोना में बिल्डिंग लेकर इसने बरडाम फार्मेसी शुरू कर दी। उस वक्त ऐसी दुकानें आम थी जहाँ लोग आते थे और गपशप मारते थे, क्योंकि तब टिकटॉक नहीं था ना। और वहाँ होटल वाला माहौल भी होता था, मतलब हल्का फुल्का खाना पीना। तो वहाँ पर लोगों में सोडा बहुत मशहूर था और वो सोडा कार्बोनेटेड वाटर और फ्लेवर के मिक्सचर से बनाया जाता था। कैल्ब मल्टी टैलेंटेड तो था, पर उसमें एक और स्किल भी थी, अंदर जगह बनाने की, मेरा मतलब दिल में। कितने गंदे हो यार तुम। तो उसने बड़े बड़े पत्थर उठाकर लोगों के दिल में जगह बना ली थी। ठीक है, अब कोका कोला भी मार्केट में आ चुकी थी, जो कि सोडा फार्मेसी काउंटर पर बेची जाती थी। तो कैल्ब ने जल्द से जल्द अपने कस्टमर्स को ये फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाया और लोगों को काफी पसंद आ रहा था। लेकिन कोका कोला के मालिक ने उसमें एडिक्टिव केमिकल भी मिलाए हुए थे, ताकि लोग कोका कोला को पीते रहें और मालिक के पास पैसा ही पैसा हो। अब कैल्ब ने फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सेम कोका कोला जैसी ही ड्रिंक बना दी, पर बिना किसी हार्मफुल केमिकल के, जो कि थोड़ा बहुत बवासीर का भी इलाज करती थी। और उसने दिन रात एक्सपेरिमेंट करके इतने फ्लेवर बना दिए जितने बनाए जा सकते थे। फिर भी 2 हाथों से कितने बनाए जा सकते थे। और वो 5 साल तक लोगों को सस्ती चाइना की कॉपी बेचता रहा, मेरा मतलब अपनी बनाई ड्रिंक बेचता रहा बिना किसी नाम के। तो फाइनली 1898 में उसने भी अपने शरबत को नाम दिया पेप्सी कोला। ये पेप्सी ग्रीक वर्ड पेप्सिस से आया है, जिसका मतलब है डाइजेशन, बोले तो हाजमा। क्योंकि ये चाहता था कि लोगों की हेल्थ ठीक रहे और वो मेरी दुकान से कॉन्डम और वगैरह लेते रहें। लेकिन लोगों को हेल्थ से ज्यादा टेस्ट पसंद आ गया था। उस वक्त वो पेप्सी को बाकी सोडा फाउंडेशन को भी बेच रहा था। और कैल्ब ने 1903 में पेप्सी से पैचअप करके अपनी फार्मेसी शॉप से ब्रेकअप कर लिया और पेप्सी के साथ ही जीने मरने की कस्में खाने लग गया। पहले साल ही उसने 8000 केन बेचे और कैल्ब ने सारे पैसे अपनी मशूक को मशहूर करने में लगा दिए, इन सिंपल वर्ड एडवर्टाइजमेंट करने में, जिसके नतीजे में उसकी मशूक पेप्सी और ज्यादा नखरों पर उतर आई। अब कैल्ब ने एक कंप्लीट फैक्ट्री खड़ी कर दी थी और बोतल कंपनी से पार्टनरशिप करके बोतलों में पेप्सी भी बेचना शुरू कर दी थी। 1910 तक आते आते पेप्सी 250 बोतलों कंपनी के साथ काम कर रही थी और 1950 तक पेप्सी की कीमत $1 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। अब कैल्ब ने अपने लिए एक अच्छा सा घर भी ले लिया था और वो रोजाना 6000 रुपए एक गरीब रशियन को भी देता था, ताकि वो भी उसकी पेप्सी पी सके। अब तक तो सब ठीक चल रहा था। कैल्ब खुश था कि जिंदगी ने उसे उंगली करना बंद कर दिया था, मगर उसे क्या पता था कि जिंदगी डंडा लेने गई है। तभी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है और शुगर की कीमत ऐसे ऊपर उठती है जैसे सुबह आपका। मतलब अगर पहले कीमत 5 रुपए केजी थी तो डंडा घुसने के बाद 22 रुपए केजी
तेजी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी गरीब रशियन की आह लग गई हो। अब कीमत हर महीने बढ़ रही थी तो उसने सोचा अभी शुगर खरीद लेता हूँ, बाद में बेच दूंगा। मतलब अब ये लेने देने पे उतर आया। मैंने पहले ही कहा था ये आम इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और 6 महीने बाद जिंदगी ने डंडा बाहर निकाला और शुगर की कीमत फिर से 3 रुपए केजी हो गई और रेट को नीचे आता देखकर उसका भी नीचे आ गया ब्लड प्रेशर भाई, और 6000 का लॉस और हो गया। अब वो 250 बोतल फैक्ट्री से सिर्फ 2 बोतल फैक्ट्री पर आ गया था। अब 1920 में पेप्सी बैंकरप्सी पर उतर आई और उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ गया और फिर से कैल्प को पुरानी दुकान खोलनी पड़ी। और 1934 कैल्प पापा की परियों को छोड़कर जन्नत की परियों से मिलने चले गए। अब कैल्प का चैप्टर तो क्लोज हो गया मगर पेप्सी का चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है। अब पेप्सी का उसके नए मालिक के साथ भी रिलेशन नहीं जम रहा था और ऐसे ही दूसरी बार भी बैंकरप्सी पर आ गई तो नया मालिक भी इसे बेचने पर उतर आया और वहाँ दूसरी तरफ कोका कोला कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। अब पेप्सी तीसरे मालिक के पास थी और तीसरे मालिक की उसने रातें रंगीन नहीं की तो उसने भी उसे कोका कोला को बेचने की कोशिश की, लेकिन कोका कोला ने रिजेक्ट किया। और करता भी क्यों ना, क्योंकि उसके पास पहले से ही रशियन पुसी कैट थी तो वो क्यों थाईलैंड की तीसरी टांग पकड़ता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पेप्सी हालात से लड़ती रही और उसका मालिक अपने जज्बात से। तो एक रात जब पेप्सी का मालिक वीपीएन डाउनलोड करके वॉशरूम में गया और बैठते ही सोच रहा था कि आज कौन सी कैटेगरी देखी जाए तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि बियर की बोतल को रिसाइकिल करते हैं और उसमें पेप्सी बेचते हैं। इसी एक चेंज ने प्रोडक्शन की कॉस्ट कम कर दी जिससे पेप्सी कोका कोला से सस्ती मिलने लगी और लोग सस्ते नशे करने लग पड़े। अब पेप्सी का मालिक रोजाना थाईलैंड थाई मसाज करवाने जाता था और ये बात कोका कोला के मालिक को हजम नहीं हो रही थी तो कोका कोला ने पेप्सी पर केस कर दिया कि ये हमारे नाम से लोगों को चूना लगा रहे हैं। और इस बार पेप्सी ने इसे इग्नोर किया और नाम चेंज नहीं किया और दूर बैठकर किस्मत ये सब देखते हुए एक और डंडे पर तेल लगा रही थी। खैर 1950 में पेप्सी में नया सीईओ आ गया जिसका नाम एल्फ्रेड स्टील था और ये पहले कोका कोला में काम करता था तो इसके पास काफी सीक्रेट थे कोका कोला के। अब उसने पेप्सी में काफी चेंजेस किए और एडवर्टाइजमेंट भी दबा कर की। अब काफी चेंजेस के बाद पेप्सी 1.5 मिलियन से 11.5 मिलियन पर आ चुकी थी। इसे इतना एक्सरसाइज का शौक नहीं था, कार्डियो का शौक नहीं था, इसलिए इसकी मौत 1959 में हार्ट अटैक से हो गई और फिर से पेप्सी को नए मालिक की जरूरत पड़ी। अब इस पर बना डॉन केंडाल जो कि पेप्सी में ही काम करता था और इसने भी पेप्सी को उसकी ऊंचाई पर लाकर खड़ा किया। अब पेप्सी ने मार्केट में अच्छा खासा नाम बना लिया था और मार्केट को भी समझ लिया था तो उसने फूड्स एंड ड्रिंक के बिजनेस में एंट्री की और इस बार पेप्सी के मालिक ने बिना वीपीएन के ही दिमाग लगाया और सोचा कि जीरो से स्टार्ट करने की बजाय बना बनाया बिजनेस लेते हैं। और फिर 1965 में पेप्सी ने इस कंपनी के साथ मिलकर पेप्सी को बना दी और अब पेप्सी मार्केट में राज कर रही थी। और इसी तरह बच्चे पैदा करते करते पेप्सी ने क्रिकेट टीम ही खड़ी कर दी, मेरा मतलब हद ही कर दी। अब पेप्सी इतने प्रोडक्ट ओन करती है कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता। 1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक कैंपेन रन की थी जहां पर वो बोतल के कैप पर नंबर 001 से 1999 तक नंबर प्रिंट कर रहे थे और हर रात वो एक विनिंग नंबर न्यूज में बताते और जिसके पास भी उस नंबर के बोतल की कैन होती उसे एक प्राइस मिलता था। लेकिन वो सारे प्राइसेस बहुत छोटे होते थे, बिल्कुल छोटे भाई की तरह। लेकिन उसमें से एक का बड़ा भी था, बड़ा प्राइस था, 1 मिलियन पेसोस जो कि तकरीबन $50,000 बनते थे और ये रकम उनके लिए लाइफ चेंजिंग थी। तो लोग धड़ाधड़ पेप्सी की कैप इकट्ठी करने लगे ताकि वो जीत जाएं। अब पेप्सी ने ये सोचा था कि 2 ही बोतलों पर विनिंग नंबर प्रिंट करेंगे और ये सब काम एक सॉफ्टवेयर का था जो कि विनिंग नंबर प्रिंट करने वाला था। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और पेप्सी अच्छी खासी सेल्स कर रही थी, लेकिन वो डंडा भी तो घुसना था ना। और पेप्सी ने सेल्स को देखते हुए ये फैसला किया कि इस कैंपेन को कुछ दिन और रन किया जाए और यही पेप्सी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अब किसी बग की वजह से सारे नंबर प्रिंट करे जा रहा था। अब 25 मई 1992 को जब 1 मिलियन का नंबर 349 ये सोचकर अनाउंस किया कि 2 ही लकी यूजर्स को ये 1 मिलियन पेसोस मिलेंगे, लेकिन किस्मत ने कहा मैंने जो सोचा किसी ने सोची ना होगी। एक तरफ मुस्कुराते हुए 6 लाख लोग आ रहे थे अपना 1 मिलियन लेने और दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए जिंदगी डंडा घुसा रही थी। अब पेप्सी बुरी तरह से फंस गई थी। अब अगर पेप्सी का मालिक इतने लोगों को पैसे देता तो उसे कंपनी के साथ अपने कपड़े भी बेचने पड़ जाते। अब पेप्सी ने $50,000 देने की बजाय ऐलान किया कि $18 मिलेंगे और लोग इतना गुस्से में आ गए कि मत पूछो। इसी लड़ाई में काफी लोग जख्मी हुए और 5 लोगों की जान भी गई। अब पेप्सी जिद पर अड़ रही थी कि हम इतने पैसे नहीं देंगे। इन दी एंड पेप्सी ने गवर्नमेंट को कुछ फाइन देकर अपनी जान छुड़ा ली। काफी बेइज्जती के बाद भी पेप्सी को सबक नहीं मिला और उसने फिर उसी तरह की एक कैंपेन रन की।
अब बात करते हैं पॉइंट पर। पेप्सी ने काफी जोर लगाया इस रेस को जीतने के लिए, लेकिन हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहा। और पेप्सी ने एक ब्लाइंड टेस्ट की कैंपेन रन की, जहां पर लोग दोनों ड्रिंक को टेस्ट करते और बताते थे कि कौन सी बेस्ट है। और ज्यादातर लोग पेप्सी ही पसंद कर रहे थे, लेकिन कोका कोला पर ज्यादा ट्रस्ट करते थे। इन दी एंड लोगों को ब्रांड पर ज्यादा ट्रस्ट था और कॉपी पर नहीं। बहरहाल पेप्सी ने काफी मेहनत की और काफी नाम भी कमाया, लेकिन पेप्सी और कोक की जंग में विनर कोका कोला ही है। और अगर आपको इसी तरह कोका कोला की हिस्ट्री और सीक्रेट जानने हैं तो कमेंट में कोका कोला टाइप करें। अब इतना टाइम वेस्ट कर ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि बाद में भी मैं आपका टाइम वेस्ट कर पाऊँ। भाई यार, अब मुझे भी सोना है, सुबह के 4 बजने वाले हैं। अगर अब्बे को पता लग गया कि मैं जाग रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ ब्लाइंड टेस्ट वाली गेम ही शुरू कर देगा, समझ रहे हो ना।